नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट की, जिसका है आज भाग 25। देखिए, हिंदी जो है उत्तराखंड में सभी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं उसमें 20 नंबर की हिंदी हमेशा पूछी जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है हिंदी, क्योंकि यहाँ से आप 18 से 20 नंबर या 19 नंबर पक्का ला सकते हैं अगर आपने अच्छी तरीके से हिंदी की तैयारी कर ली। यहाँ पे आप नंबर कवर कर सकते हैं अच्छे से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे यूके ट्रिपल एससी की कहें चाहे यूके पीएससी की कहें। अगर यूके पीएससी की बात करें तो यूके पीएससी की आगामी परीक्षा आरओ एआरओ के लिए, और यूके ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षा चाहे वह स्नातक स्तरीय हो वीपीडीओ की, या फिर इंटर लेवल की परीक्षा हो हमारा आबकारी सिपाही की, उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, या फिर नई विज्ञप्ति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी हिंदी की सीरीज। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला सवाल है, जो अच्छा बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। देखिए, यहाँ पे हमें एक वाक्य दिया गया है, जो अच्छा बोलता हो ते नहीं बोलता हो, वाक्य के लिए एक शब्द हमने यहाँ पे क्या करना है, बताना है। इसके ऑप्शन है हमारे पास मितभाषी, वाचाल, सुवक्ता और सुभाषणीय। तो जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द होता है हमारा सुवक्ता, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही होगा। और अगर बात करें हम मितभाषी की, तो जो कम बोलता हो या फिर जो आवश्यकता के अनुसार बोलता हो उसको क्या कहा जाता है, मितभाषी कहा जाता है। ठीक है, कम बोलने वाले और आवश्यकता के अनुसार बोलने वाले को क्या कहा जाता है, मितभाषी कहा जाता है। फिर है अगला जो है वाचाल। वाचाल उसको कहा जाता है जो क्या हो, बहुत बोलता हो। जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है। और सुवक्ता मैंने बता दिया, जो अच्छा बोलता हो उसको कहा जाता है सुवक्ता। सुभाषणीय कहा जाता है जो सुंदर बोलता हो। ठीक है, अच्छा और सुंदर में डिफरेंस है। जो सुंदर बोलता हो या फिर जो सुंदर भाषण देता हो उसको कहा जाता है सुभाषणीय, या फिर जो भाषण देता हो उसको कहा जाता है सुभाषणीय। तो ऑप्शन इनके सारों के मैंने आपको बता दिए क्या क्या होते हैं करके। फिर है अगला सवाल, यह कौन सा अखबार पढ़ा जा रहा है, वाक्य में वाच्य बताइए। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक वाक्य दिया है, इसमें हमने बताना है कि कौन सा वाच्य है, और वाक्य क्या है, यह कौन सा अखबार पढ़ा जा रहा है। इसके लिए हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं वाच्य को, कि आखिरकार वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वाच्य देखिए, वाच्य जो है वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला वाच्य होता है हमारा कर्तृवाच्य, ठीक है, और दूसरा वाच्य होता है हमारा अकृतिवाच्य, अकर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य क्या होते हैं, वह वाक्य जहां पे क्या हो, कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता की क्या हो, प्रधानता हो, उसको कहा जाता है कर्तृवाच्य। ठीक, जहां पे भी वाक्य में कर्ता आए उसको क्या कहते हैं हम, सिंपल सा कर्तृवाच्य कहते हैं। अब अकर्तृवाच्य के भी दो भाग होते हैं हमारे। एक होता है कर्मवाच्य और दूसरा होता है भाववाच्य। कर्मवाच्य वह वाच्य होते हैं जहां पे क्या हो, या तो कर्ता हो ही ना। ठीक है, जहां पे कर्ता की प्रधानता ना पाके कर्म की प्रधानता हो उसको क्या कहते हैं हम, कर्म कहते हैं। क्या हो, कर्म की क्या हो, प्रधानता हो, या फिर क्या हो, कर्ता हो ही ना, या फिर अगर कर्ता हो भी तो कर्ता के बाद क्या आ जाए, से या द्वारा शब्द आ जाए, तब भी क्या होगा, हमारा कर्मवाच्य होगा। जैसे मैं कहूं कि सीता द्वारा मेज टूट गई, यहां पे देखिए सीता क्या है, कर्ता है। ठीक है, द्वारा क्या है हमारा, सहायक है। फिर मेज टूटना क्या है, टूटना एक क्रिया है, और मेज क्या है, हमारा कर्म है। तो यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार यहाँ पे क्या होगा, सीता कर्ता दे रखा है
तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको कर्तृवाच्य कर देंगे। नहीं, जहाँ पे भी कर्ता के बाद से या द्वारा आता है वह क्या हो जाता है, हमारा कर्मवाच्य हो जाता है, वहाँ पे कर्म की प्रधानता हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। अब होता है भाववाच्य, तीसरा प्रकार। भाववाच्य वह वाच्य होते हैं जहां पे क्या हो, वास्तविक क्रिया ना हो के क्या किया जाए, जहां पे वास्तविक क्रिया ना प्रकट हो, बल्कि क्या हो, वक्ता के कथन से कोई क्रिया प्रकट हो, कथन से क्रिया क्या हो, प्रकट हो। जहां पे भी वाक्य में वास्तविक क्रिया प्रकट ना होके वक्ता के कथन से क्रिया प्रकट हो, उसको कहा जाता है भाववाच्य। जैसे मैं कहूं कि अब चला जाए, अब क्या किया जाए, अब चला जाए, तो यहां पे जो है वास्तविक क्रिया नहीं हो रही है, बल्कि कर्ता के कथन पे क्या हो रही है, कोई भी क्रिया प्रकट हो रही है। चलना क्या है, क्रिया है, पर वास्तविक रूप से वहां पे चला नहीं जा रहा है, सिर्फ क्या है, उसके भाव से या फिर उसके प्रकट करने की दृष्टि से क्या हो रहा है, वहां पे क्रिया हो रही है, या फिर वक्ता के कथन से वह क्रिया प्रकट हो रही है, वास्तविक रूप से कोई क्रिया वहां पे नहीं हो रही है। तो इसको कहते हैं हम भाववाच्य कहते हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो सवाल में क्या है, आखिरकार सवाल में है, यह कौन सा अखबार पढ़ा जा रहा है। देखिए अब यहां पे सिंपल सा हो गया कि यहां पे हमारे पास कर्ता उपलब्धि ही नहीं है, तो कर्ता नहीं है, मैंने बताया था जहां पे भी कर्ता नहीं होगा वह कौन सा वाच्य हो जाता है, कर्तृवाच्य हो जाता है। तो सॉरी, कर्ता नहीं होगा, वो कौन सा वाच्य हो जाएगा, हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो और दूसरे का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए, कर्मवाच्य। फिर है अगला सवाल, उद्योग में कौन सी संधि है। तो उद्योग में हमने यहाँ पे बतानी है कि कौन सी संधि है। इसके ऑप्शन है यड़ संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अगर उद्योग का हम संधि विच्छेद करेंगे तो उद्योग का संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन योग। ठीक है, तो के बाद अन्य यो आने पर जो तो है ये किस में परिवर्तित हो जाता है, दो में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उद्योग हो जाएगा। तो जहां पे भी पहले पद का अंत किस में हो, व्यंजन में हो, यहां पे देखिए साफ दिख रहा है कि पहले पद का अंत किस में हो रहा है, व्यंजन में हो रहा है। तो जहां पे भी पहले पद का अंत व्यंजन में होता है उसको कहते हैं हम व्यंजन संधि। तो तीसरे का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, व्यंजन संधि। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा किसका, तीसरे का। फिर है अगला सवाल, निम्न में से कौन पशुपति का समानार्थी नहीं है। यहां पे हमें एक शब्द दिया गया है पशुपति, और इसका हमने बताना है कि कौन सा समानार्थी नहीं है। तो पशुपति के जो समानार्थी होते हैं वह होते हैं गौरीनाथ। ठीक है, गौरीनाथ, शिव, महादेव, नीलकंठ, चंद्रशेखर होता है, ग्रीस, उमेश और भैरव, ये सब क्या है, हमारे पशुपति के समानार्थी होते हैं। शिव भी क्या होता है, पशुपति का समानार्थी होता है। तो यहां पे जो नहीं होता है वह होता है विनायक, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, चौथे का सही होगा। विनायक जो है वह समानार्थी होता है हमारा गणेश, एकदंत। ठीक है, इसके क्या है, यह समानार्थी हैं। तो चौथे का सही आंसर क्या होगा, सी, विनायक। फिर है अगला सवाल, मौन का विलोम क्या होगा। तो हमें शब्द दे रखा है एक मौन, उसका विलोम बताना है हमें। इसके ऑप्शन है मुखर, बी मौखिक, सी मयंक और डी विकार। तो मौन का जो सही विलोम होता है वह होता है मुखर, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। और बात करें मौखिक की, तो मौखिक का विलोम होता है लिखित। ऐसे ही मयंक का विलोम होता है सूर्य, और विकार का विलोम होता है अविकार। ठीक है, ये क्या है, अन्य विलोम है। फिर है अगला सवाल, अगला सवाल है जौ व्यंजन का उच्चारण स्थान बताइए। तो देखिए जितने भी हमारे वर्ण होते हैं 52 वर्ण, इनका अपना अपना क्या होता है, एक उच्चारण स्थान होता है, और उसी को इस सवाल में पूछा गया है। और इसके ऑप्शन है हमारे पास तालु, बी मूर्धन्य, सी दंत्य और डी कंठ्य।
जौ वर्ग का उच्चारण स्थान हमेशा क्या होता है, देखिए इसको सिंपल चीज में समझिए, वैसे इसकी वीडियो पड़ी है, अगर आपको उच्चारण स्थान अच्छे से समझना है तो आप चैनल पे जाके वीडियो में देख सकते हैं। जब हम व्यंजनों को बांटते हैं तो उसमें से 25 व्यंजन हम बांटते हैं किसमें, स्पर्शी व्यंजन में। तो स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ग को अलग अलग उसमें बांटा जाता है। जैसे पहला वर्ग होता है हमारा क वर्ग। क वर्ग के जितने भी 5 वर्ण होंगे, पांचों वर्ण किस स्थान द्वारा उच्चारित होंगे, वह होंगे हमारा कंठ से। ठीक है, क वर्ग कंठ है। फिर आ जाता है हमारा चौ वर्ग। चौ वर्ग होता है तालु से उच्चारित, तालु या तालव्य से उच्चारित। फिर आ जाता है हमारा टौ वर्ग। टौ वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा यानी कि मूर्धन्य। फिर आ जाता है तौ वर्ग। तौ वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत्य। फिर आता है पौ वर्ग। पौ वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ यानी कि होठ। अगर हम बात करें जौ की, तो जौ किस वर्ग के अंतर्गत आ जाता है, हमारा चौ वर्ग के। चौ, छ, जौ, झौ, ये क्या है, हमारे चौ वर्ग के हैं। तो इसमें से जौ की का स्थान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तालु, यानी कि छठवें का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तालु। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन कौन सा है। देखिए जितने भी हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं वह सघोष और अघोष में बटे होते हैं। ठीक है, स्वर तंत्र के आधार पर इनको सघोष और अघोष में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। अब सघोष क्या होता है, जिनमें स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न हो, जिन स्वर या व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न हो उसको सघोष कहते हैं, और जिनमें बोलने में हमारा स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं हो उसे अघोष कहते हैं। अब सघोष कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ग क्या होते हैं, हमारे सघोष होते हैं। इसके साथ हमारे अंतःस्थ व्यंजन हमारे सघोष होते हैं, और इसी के साथ सारे स्वर हमारे सघोष होते हैं, इनको नोट कीजिएगा। और ह सघोष होता है, और इसी के साथ उच्छिप्त व्यंजन भी क्या होते हैं, हमारे सघोष होते हैं। देखिए अंतस्थ, उच्छिप्त या तीसरा, चौथा, पांचवा जो मैं ये चीजें कह रहा हूं ये आप तभी समझ सकते हैं जब आपने वर्णमाला को अच्छे से समझा हो। ठीक है, तो इसके लिए भी पर्टिकुलर वीडियो एक आएगी वीडियो, वैसे मैंने कुछ वीडियो में बताया है, तो आप वहां पे जाके जरूर देखिएगा, तब आपको ये तीसरा, चौथा, पांचवा या स्पर्शी व्यंजन या फिर अंत्यस्थी व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन क्या है ये अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्या है, सघोष है। अब अघोष कौन कौन से होते हैं, अघोष होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजनों के पहले और दूसरे वर्ग, और इसी के साथ ऊष्म व्यंजन के श, श और स, ये क्या है, हमारे अघोष हैं इतने। तो यहां पे हमसे पूछा क्या गया है, अघोष व्यंजन कौन सा है, तो सीधा सा क्या हो गया, सौ क्या हो जाएगा, हमारा यहां पे अघोष हो जाएगा। तो सातवें का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, रामानुज में कौन सा समास है। देखिए जो समास चैप्टर है यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी द्वारा तो इसको हटा दिया गया है अपने सिलेबस से, पर यूके पीएससी इस यहाँ से हमेशा 1 नंबर का सवाल जरूर पूछता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चैप्टर समास का, और इसकी वीडियो मैंने पर्टिकुलर चैनल पे डाली है, आप चैनल पे जाके जरूर देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो रामानुज का अगर हम समास विग्रह करें तो ये क्या हो जाता है, राम का अनुज। मैंने बताया था कि जहां पे भी किसी समास को तोड़ने पर कोई कारक चिन्ह आता है तो उसको क्या कहा जाता है, हमारा तत्पुरुष समास कहा जाता है। और यहाँ पे हमारा संबंध कारक आया है, संबंध कारक का कारक चिन्ह आया है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, कारक नहीं समास। तो रामानुज में कौन सा समास है, तो इसमें होगा तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला, अंग छूना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे हमने मुहावरे का अर्थ बताना है, जिसके ऑप्शन है ए कसम खाना, बी प्रेम करना, तीसरा परेशान करना, या फिर पीछे पड़ना। तो अंग छूना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है ए कसम खाना। फिर है अगला सवाल,
कहते हैं कि भक्ति का नाम औरत है, उक्त कथन में वाक्य का प्रकार बताइए। हमें एक वाक्य दिया गया है और उसमें हमने बताना है कि वह वाक्य किस प्रकार का है, जिसमें हमारे ऑप्शन है संयुक्त, मिश्र और सरल वाक्य। तो देखिए जहां पे भी की शब्द आता है वह हमेशा किस तरीके का वाक्य हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। और वाक्य से रिलेटेड वीडियो भी मैंने चैनल में डाली है, आप वहां पे जाके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और देखिए यहाँ पे भी एक मोटा माटी समझ लीजिए, जो सरल वाक्य होते हैं वह सिंपल वाक्य होते हैं, ठीक है, जिसमें किसी तरीके का जोड़ या अन्य उपवाक्य नहीं होते हैं। सिंपल एक क्या होगा, वाक्य होगा, उसको क्या कहते हैं हम, सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य वह होते हैं जहां पे क्या हो, दो उपवाक्य हो या दो से अधिक उपवाक्य हो, परंतु ये उपवाक्य क्या हो, अपने में स्वतंत्र हो, उसको कहते हैं हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए जैसे मैं कहूं कि जहां पे भी हमारा शब्द आ जाएंगे और इसलिए, क्योंकि ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करें उसको कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य वह वाक्य होते हैं जहां पे भी हमारा क्या हो, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पे आश्रित हो या फिर दूसरे उपवाक्य के बिना पूरा ना हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए जैसे मैं कहूं, मैं इसको सिर्फ दो भागों में बांटूं, मैं इतना उपवाक्य पढ़ूं, कहते हैं कि, तो यहां से हमें ये उपवाक्य हमें पूर्ण नहीं लग रहा है, हमें ऐसा आभास हो रहा है कि क्या ये अभी अधूरा है। और इसको पूरा करने का कार्य कौन कर रहा है, भक्ति का नाम औरत है, ये दूसरा उपवाक्य। तो जहां पे भी एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पे आश्रित हो उसको क्या कहते हैं हम, मिश्र वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में भी वैसा ही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी, मिश्र वाक्य सही होगा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय।